क्लियर है? यस सर। चलिए, तो मैं बात क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जनसंख्या। और जनसंख्या टॉपिक के अंतर्गत अपने को 4 सब टॉपिक में पढ़ना है। जनसंख्या का सिद्धांत, वृद्धि की प्रवृत्ति, अवधारणा और साथ में क्या, जनसंख्या नीति। अगर जनसंख्या सिद्धांत की बात करें तो 4 प्रकार के सिद्धांत आ रहे हैं। जनसंख्या लाभांश का सिद्धांत, माल्थस एवं नौ माल्थसवाद, जनसंख्या अनुकूलतम का सिद्धांत और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। 4 सिद्धांत। इसी सिद्धांत की हम लोग आज बात करेंगे क्लास में। तो मैं क्या बोला, सिद्धांत, वृद्धि की प्रवृत्ति, अवधारणा और नीति, इस 4 सब टॉपिक में जनसंख्या टॉपिक पढ़ेंगे। और जनसंख्या इस सब टॉपिक के तहत हमारा पहला क्या है, जनसंख्या के सिद्धांत, जिसमें हम इस बात कर रहे हैं किसके, जनसंख्या लाभांश के सिद्धांत की। अब जनसंख्या लाभांश के सिद्धांत को लेकर बोला क्या गया, तो बोला यह गया कि ये जो जनसंख्या लाभांश का सिद्धांत है, उस दौरान क्या हो रहा था, 2 चीज, कि जनसंख्या वृद्धि का किसी देश के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या उस देश के विकास पर जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस चीज में डिबेट हो रहा था, तो ये सिद्धांत निकल कर आया। और इस सिद्धांत में क्या बोला गया, देखो, देश की अर्थव्यवस्था या विकास पर जनसंख्या की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इस जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, कितना पॉपुलेशन है, इसका विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जनसंख्या की जो संरचना है इसका प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की संरचना का, तो क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या की मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव किसका पड़ता है, जनसंख्या की संरचना का। अब जनसंख्या की संरचना को संरचनात्मक दृष्टि से जनसंख्या को श्रम बल और आश्रित बल में बांटा जाता है। श्रम बल मीन्स क्या, 14 से 49-59 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के लोग होते हैं, इनको बोला जाता है श्रम बल। दूसरी तरफ जो आश्रित बल होते हैं, उसकी आयु क्या, आश्रित बल में क्यों आ गए, कौन आ गए, एक तो वृद्ध बुजुर्ग आ गए और दूसरी तरफ क्या आ गए, बच्चे आ गए। बच्चे जो होते हैं वो अस्थायी रूप से होते हैं, क्यों, क्योंकि आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे में। लेकिन दूसरी तरफ वृद्ध और विकलांग जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, स्थायी रूप से आश्रित होते हैं। अब बात ये हो रहा है, इस सिद्धांत में बोला जा रहा है कि जनसंख्या को प्रभावित, मतलब देश के विकास को प्रभावित कौन करता है, तो जनसंख्या की संरचना करती है। तो बोला गया इस सिद्धांत में, इसको आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये चीज को आप लिख के रखेंगे अलग से कहीं पर, ये दोनों को, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिद्धांत क्या बोला कि जनसंख्या की मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि प्रभाव क्या किसका पड़ता है, जनसंख्या की संरचना का। उसके बाद इस थ्योरी में बोला गया कि यदि यदि अब सिंपल सी बात है, बोला गया यदि यदि किसी देश की जनसंख्या में श्रम बल अधिक है आश्रित बल से, और दूसरी तरफ यदि किसी देश की जनसंख्या में आश्रित बल अधिक है श्रम बल की तुलना में, आश्रित बल अधिक है किसकी, श्रम बल की तुलना में, तो प्रभावित यह करता है कि किसी भी देश की जनसंख्या में देखा जाता है कि उसकी संरचना कैसी है। यदि वहां पर क्या है, श्रम बल ज्यादा है आश्रित बल से, तो वह जनसंख्या देश के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अब ये पॉइंट निकल के आ रहा है, मैं क्या बोला कि भाई ये जनसंख्या की मात्रा ये प्रभावित नहीं करती देश के विकास को, प्रभावित कौन करता है, उसकी संरचना करती है। और संरचना के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि किसी देश की जनसंख्या में श्रम बल आश्रित बल की तुलना में अधिक है, तो यहाँ पर ये देश की जो जनसंख्या है, देश की जनसंख्या की संरचना में, इसको ऐसा बोल सकते हैं, देश की जनसंख्या, इसको मिटा के की संरचना में, एक पॉइंट यहाँ वर्ड की संरचना में, यदि किसी देश की जनसंख्या की संरचना में श्रम बल अधिक है आश्रित बल की तुलना में, या आश्रित बल की तुलना में श्रम बल अधिक है, तब वह देश के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। और यह स्थिति जनसंख्या लाभांश की स्थिति होगी, इसी को बोला जा रहा है जनसंख्या लाभांश, ठीक है। यदि किसी देश की जनसंख्या की संरचना में, क्या मैं बोल रहा हूं,
श्रम बल अधिक होगा आश्रित बल की तुलना में, तो वह देश की जो जनसंख्या की संरचना है यह क्या करेगी, उस देश के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, और यही क्या कहलाएगा, जनसंख्या लाभांश की स्थिति। जबकि दूसरी ओर यदि किसी देश की जनसंख्या में आश्रित बल अधिक हो जाएगा श्रम बल की तुलना में, तो वह संरचना, वो देश की जो जनसंख्या की जो संरचना है वह क्या करेगी, उस देश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तो यहाँ जैसे मैं सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, वैसे हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इस कंडीशन में क्या होगा, यह नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, और यह जनसंख्या ह्रास की स्थिति कहलाती है। तो जनसंख्या लाभांश का सिद्धांत यही बोलता है कि भाई जनसंख्या की मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता विकास पर, प्रभाव कौन करता है, किसका प्रभाव पड़ता है विकास पर या अर्थव्यवस्था पर किसी देश के, तो जनसंख्या की संरचना कैसी है। और संरचना के अंतर्गत में बताया कि जनसंख्या को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोला जाता है श्रम बल और दूसरे को बोला जाता है आश्रित बल। तो भाई यदि किसी देश की जनसंख्या की संरचना में श्रम बल अधिक है, कमाने वाले ज्यादा है, जो काम करने वाले आबादी है वो ज्यादा है, और बैठकर खाने वाली आश्रित बल वो कम है, तो वो संरचना उस देश के लिए क्या होगा, सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और उसके विकास में क्या करेगा, योगदान देगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर क्या हो जाए, आश्रित बल ज्यादा हो जाए श्रम बल की तुलना में, तब वह उस देश के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बात क्लियर हो रहा है, यही है आपका जनसंख्या लाभांश का थ्योरी, कोई बड़ा चीज नहीं है। बस आपको देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अर्थव्यवस्था पढ़ना भी क्या, शब्दों से परिचित होते जाना। किसी भी टॉपिक की बात करो, सॉरी किसी भी विषय की बात करो, हर विषय में यही है, आपको शब्दों से परिचित होते जाना है। तो यहाँ पर ये जनसंख्या लाभांश के अंतर्गत संरचना और ये होता क्या है, बस इसको समझना है। श्रम बल ज्यादा होगा, अब किसी देश की जनसंख्या मान लो 100 करोड़ है, कितनी है, 100 करोड़, और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, किसी देश की जनसंख्या 50 करोड़ है। अब इस 100 करोड़ में मैं देख रहा हूं तो क्या हो गया, 80 करोड़ लोग क्या है, सॉरी चलो 80 करोड़ ही मान लो आश्रित बल है, और 20 करोड़ क्या है, ये आपका श्रम बल है। इस 50 में देख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 40 करोड़ श्रम बल है और 10 करोड़ क्या है, आश्रित बल है। यहाँ पर श्रम बल कितना है, 40 करोड़, यहाँ पर कितना है, श्रम बल 20 करोड़। तो फायदा किसका है, ये ए कंडीशन, ये बी कंडीशन। तो देश यहाँ पर क्या है, 100 करोड़ है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आश्रित बल ज्यादा हो गया, तो ये जनसंख्या इस देश के लिए क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। 50 करोड़ वाली जनसंख्या में क्या बोल रहा हूं, 40 करोड़ क्या है, श्रम बल है, या इसको हम अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये 80 करोड़ क्या है, श्रम बल है, 80 करोड़ श्रम बल है, 20 करोड़ आश्रित बल, अपोजिट कर दिए मान लो, और यहाँ पर से 40 करोड़ क्या हो गया, आश्रित बल हो गया, और 10 करोड़ क्या हो गया, श्रम बल। तो यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है तो भी इसके देश के विकास में क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव डालेगा। क्यों, क्योंकि 80 करोड़ यहाँ पर क्या है, श्रम बल है। बात समझ में आ रहा है आपका, हाँ मतलब बात समझे ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अभी कंडीशन बदल दिया, तो अब कंडीशन बदल दिया, मैं बोल रहा हूँ 80 करोड़, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है 100 करोड़, यहाँ पॉपुलेशन कम है 50 करोड़, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ए में क्या है, श्रम बल अब 80 करोड़ है और 20 करोड़ आश्रित बल है। यहाँ पर श्रम बल कितना है, 10 करोड़, और आश्रित बल कितना है, 40 करोड़। तो जनसंख्या ज्यादा इसकी है तो ये नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि इसकी संरचना में श्रम बल अधिक है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो मैं पॉइंट लिखा था फाइनली, अब इसमें मैं बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, मैं यहाँ पर जो लिखा था। ठीक है, क्लियर हुआ। मैं क्या बोला, जनसंख्या की मात्रा प्रभावित नहीं करती, प्रभावित कौन करता है, जनसंख्या की संरचना। और कंडीशन बोला कि यदि देश की जनसंख्या की संरचना में श्रम बल आश्रित बल से अधिक है तो वह सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। यह जनसंख्या लाभांश की स्थिति होती है, इसी को बोला जाता है जनसंख्या लाभांश की स्थिति। ये वाला जो कंडीशन है जहां श्रम बल होता है अधिक
किससे? आश्रित बल से। दूसरी ओर ये दूसरा कंडीशन जहां आश्रित बल अधिक होता है श्रम बल से, उसको जनसंख्या ह्रास की स्थिति बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ूं मैं? तो हमने देखा अभी क्या, जनसंख्या लाभांश का सिद्धांत, और इसमें हमने बता दिया आपको कि भाई पॉपुलेशन की मात्रा कितनी है डजंट मैटर, है ना। डिपेंड कर रहा है कि क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आयु वर्ग के कितने लोग हैं, आश्रित बल ज्यादा है या श्रम बल ज्यादा है, ये डिपेंड करता है। बात हुआ। अब जनसंख्या लाभांश की दृष्टि से, जनसंख्या लाभांश की दृष्टि से यदि बात किया जाए, जनसंख्या लाभांश की दृष्टि से भारत की बात किया जाए, भारत, तो जनसंख्या लाभांश की दृष्टि से अगर देखा जाए, भारत के संदर्भ में बात करें, तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है। वर्तमान में भारत, अब भारत की मैं बात कर रहा हूं ना, भारत की, तो भारत के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो भारत को लेकर बोला जा रहा है कि हमारा जो भारत देश है ये वर्तमान में क्या है, भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है, जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है, लाभांश की स्थिति में है। मतलब क्या, भारत में श्रम बल अधिक है किसकी तुलना में, आश्रित बल की तुलना में। याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, बोला जाता है कि भारत की अभी और भारत 2050 तक युवा देश बना रहेगा, युवा आबादी वाला देश बना रहेगा। इस पॉइंट को याद रखना है आपको। वर्तमान में जो विकसित देश है ना, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, चाइना भी हो गया, ये सभी ना अभी वृद्ध आबादी वाले देश बन चुके हैं। वहां पर जनसंख्या ह्रास की स्थिति निर्मित हो चुकी है, वहां पर श्रम बल नहीं है। जबकि भारत को देखा जाए उन सब की तुलना में, तो भारत अभी क्या है, श्रम बल अधिक वाला देश है, युवाओं का देश इसीलिए कहा जाता है भारत को, क्योंकि भारत श्रम बल बहुत भरा पड़ा है। और हमारी अधिकांश आबादी क्या है अभी, 15 से 40 साल के बीच की है। तो 60% आबादी हमारी क्या है, युवा है। अगर परसेंट में बोला जाता है तो 60% आबादी जो है वो युवाओं की है। और 2050 तक ऐसी स्थिति बने रहेगी कि भारत युवाओं का देश कहलाएगा। उसके बाद जब समझ आएगा तब हमारे युवा क्या होते जाएंगे, वृद्ध होते जाएंगे, और फिर भारत भी किसमें आ जाएगा, जनसंख्या ह्रास की स्थिति में पहुंचते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस फैक्ट को जनसंख्या लाभांश की थ्योरी से मैं थोड़ा ऐड किया हूं, और थ्योरी के संदर्भ में हम भारत की स्थिति को देखे हैं। तो जनसंख्या लाभांश की दृष्टि से भारत, तो भारत में तो वर्तमान में भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है, अर्थात भारत में श्रम बल अधिक है आश्रित बल से। भारत की 60% आबादी युवाओं की है, और 2050 तक आबादी वाला देश भारत बना रहेगा। और साथ में वर्तमान में अधिकांश विकसित देश, है ना, इसको एक पॉइंट और नोट्स में वैसे लिखा है सब, वर्तमान में अधिकांश विकसित देश क्या हो चुके हैं, अधिकांश विकसित देश, अधिकांश विकसित देशों में क्या है, तो श्रम बल जो है ये कम हो गया है, किससे, आश्रित बल से। तो यह स्थिति अभी कहां है, विकसित देशों में है। जबकि भारत की बात करें तो भारत कौन सी स्थिति में है, जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है। इसी सबसे क्वेश्चन बनता है ना वनडे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन उठाता है, याद रखिएगा। और ये जनसंख्या लाभांश का, जनसंख्या लाभांश से आप समझते हैं, यदि कोई देश, भारत को लेकर कई बार इससे क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जाम में कि भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है, जिसका तात्पर्य है ए बी,
आश्रित बल ज्यादा है, श्रम बल ज्यादा है, युवा बल ज्यादा है, ऐसे करके। तो इसको थोड़ा सा आप देखें, क्वेश्चन बनाने वाले तो कुछ ही बना सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, जनसंख्या लाभांश की स्थिति। बात क्लियर हुआ जनसंख्या लाभांश का सिद्धांत और भारत के संदर्भ में उसकी स्थिति। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ा जाए जी? यस सर। यस और नो? तो जनसंख्या लाभांश का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। अब बात आता है माल्थसवाद और नव माल्थसवाद। ये क्या है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा माइंड में रखिएगा क्या है। देखो, माल्थसवाद और नव माल्थसवाद का सिद्धांत। माल्थसवाद, तो माल्थसवाद का माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत क्या है? अभी हम देख क्या रहे हैं, माल्थस के जनसंख्या का सिद्धांत। तो माल्थस में जनसंख्या, माल्थस एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स लेकर पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, वो इसका नाम सुने होंगे, या जो 11th-12th में पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स, वो अच्छे से पढ़े होंगे, क्या कि ग्रेजुएशन में तो बच्चे पढ़ते नहीं है, अजयमाला पढ़ के पास कर लेते हैं। चलिए, तो माल्थसवाद क्या बोलता है? तो माल्थसवाद के तहत इस सिद्धांत में बोला गया, माल्थसवाद इस सिद्धांत में क्या बोला गया है? तो इस सिद्धांत के तहत, इस सिद्धांत के तहत क्या बोला गया? तो इस सिद्धांत के तहत बोला गया है कि भाई विश्व में ये जो हमारा जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि, यह सिद्धांत बोलता है कि विश्व में, या उसी को लिखो पहला पॉइंट, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, विश्व में जनसंख्या में जो वृद्धि है वो हो रही है ज्यामितीय आधार पे। जियोमेट्री फॉर्म में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है, 16 से 32, 64 एंड सो ऑन, ऐसे करके वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। जबकि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि, खाद्य पदार्थों के उपलब्धता में वृद्धि, खाद्य पदार्थों के उपलब्धता में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है अंकगणिती के आधार पे। अंकगणिती आधार पे, इट मीन्स क्या, जो खाद्य पदार्थ की उपलब्धता है वो बढ़ रही है 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। तो माल्थस ने यह बोला कि भाई वर्तमान विश्व में क्या हो रहा है, जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो जियोमेट्री फॉर्म में हो रही है, ज्यामितीय आधार में हो रहा है, जस्ट उसका डबल होते जा रहा है प्रत्येक वर्ष ना। ये प्रत्येक वर्ष का डाटा दिया माल्थस, बोला कि विश्व में प्रत्येक वर्ष में क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय फॉर्म में हो रहा है, जबकि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि क्या हो रहा है, अंकगणितीय फॉर्म पे। और यही अगर चलता रहेगा तो एक समय आएगा जब क्या होगा, लोग क्या होंगे, भूखमरी से मर जाएंगे, अकाल आ जाएगा हमारे विश्व में। तो माल्थस ने क्या बोला, पहले तो अपना ये बताया कि जनसंख्या में वृद्धि ऐसा हो रहा है और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि ऐसे ही हो रही है, और इन दोनों का जो परिणाम निकलेगा, इस दोनों का जो परिणाम होगा, इस परिणाम में क्या होगा भाई, भूखमरी की स्थिति निर्मित होगी, लोग क्या होंगे, भूख से मरते जाएंगे, तो भूखमरी की स्थिति निर्मित होगी। तो इससे बचने के लिए माल्थस ने नियंत्रण का उपाय दिया। तो माल्थस ने नियंत्रण का उपाय, माल्थस ने अपनी तरफ से उपाय बताया, तो इसने 2 उपाय बताया। क्या उपाय बताया? तो माल्थस का जो उपाय था वो उसने उपाय बताया जनसंख्या नियंत्रण के लिए, या तो क्या करो भाई, नैतिक रूप से नियंत्रित करो, नैतिक नियंत्रण। अब नैतिक नियंत्रण इन द मीन्स क्या बोला गया, स्वयं पे नियंत्रण करो,
साथ में क्या, देर से शादी, शादी लेट से करो, शादी देर से करो। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, माल्थस ने जब थ्योरी दिया होगा ना, वो समय रहा होगा 1850 या 18वीं 19वीं शताब्दी की बात में, उस समय माल्थस ने थ्योरी दिया था। ठीक है, तो माल्थस ने बात सही बोला था कि भाई जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता नहीं बढ़ रही है करके, तो उसने बोला तो इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, तो बोला कि भाई उपाय क्या करो, एक तो नैतिक नियंत्रण है, स्वयं पे नियंत्रण करो, देर से शादी करो, विवाह, ये सब बोला। और दूसरी तरफ बोला अगर ये नहीं करोगे तो दूसरा क्या होगा, प्राकृतिक नियंत्रण। तो प्राकृतिक नियंत्रण मीन्स क्या होगा, अगर आप लोग पहला नियंत्रण नहीं कर पाओगे तो देश में क्या आ जाएगा, विश्व में क्या आएगा, अकाल आएगा, महामारी आएगा। तो लोग किससे मरेंगे, अकाल, महामारी इत्यादि से मरते जाएंगे। तो ये दूसरा नियंत्रण होगा। तो माल्थस का कहना था कि भाई जब इस प्रकार से वृद्धि हो रही है तो इसका परिणाम क्या होगा, भूखमरी जैसे स्थिति निर्मित होगी। इसलिए क्या करो, इससे बचने के लिए आप क्या करो, नैतिक नियंत्रण करो, नैतिक रूप से क्या करो, थोड़ा सा कंट्रोल करो स्वयं को, और कुछ नहीं। बात आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो दूसरी तरफ क्या होगा, बोला गया प्राकृतिक रूप से प्रकृति नियंत्रण करेगी। तो प्रकृति कैसे नियंत्रण करेगी, तो आपको क्या होगा, अकाल आएगा, भूखमरी आएगा, महामारी आएगा, और लोग मरते जाएंगे, और स्वतः ही क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। ये माल्थस का थ्योरी था। इसी में क्या हुआ, आने वाले समय में जब माल्थस ये बात बोलकर चले गए तो उसके 2-4-5 दशकों के बाद क्या हुआ, अन्य जो अर्थशास्त्री आए उन्होंने क्या बोला कि माल्थस ने जो बात बोला है, नौ माल्थसवाद क्या बोले कि माल्थस का जो तर्क है वो सही है, माल्थस का तर्क सही है, परंतु इसका जो उपाय है वो गलत है। इसका उपाय क्या है, गलत है। तो इन्होंने बोला अब गलत है तो सही क्या है उपाय, तो इन्होंने क्या बोला, उपाय क्या होगा, तो उपाय है इसका कृत्रिम नियंत्रण। कृत्रिम रूप से क्या करो, नियंत्रित करो। मतलब इनका कहना था कि भाई देखो, मानव स्वभाव ऐसा है कि वो नैतिक नियंत्रण नहीं कर सकता, है ना। इनका कहना था कि मानव नैतिक नियंत्रण, स्वयं पे नियंत्रण, ये सब मानव स्वभाव में नहीं है, एक समय आने के बाद वो सब होता ही है। तो इन्होंने बोला कि इस नैतिक नियंत्रण के स्थान पर क्या होना चाहिए, कृत्रिम नियंत्रण। अब कृत्रिम नियंत्रण क्या है, तो परिवार नियोजन के लिए जितने भी उपाय अपनाए जाते हैं वो सभी इसमें आ रहा है, कृत्रिम नियंत्रण में। तो इसी को बोल दिया गया क्या, नवमाल्थसवाद। मतलब माल्थसवाद और नवमाल्थसवाद में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि माल्थस ने जो उपाय बताया, नवमाल्थसवाद ने उस उपाय को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना क्या था नवमाल्थसवाद का, कि ये उपाय भाई गलत है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, इसलिए उपाय क्या होना चाहिए, कृत्रिम नियंत्रण। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब माल्थस ने दिया था ये बात, ये सिद्धांत बोला था, उस समय हो सकता है परिवार नियोजन या कृत्रिम नियंत्रण, यह अवधारणा उभर कर सामने नहीं आई होगी, मजबूत नहीं हुई थी यह अवधारणा। लेकिन आने वाले समय में जब यह अवधारणा मजबूत हो गई, कृत्रिम अवधारणा की या कृत्रिम नियंत्रण की बात, परिवार नियोजन की बात लोगों के समक्ष उभर कर सामने आई, तब अन्य जो विद्वान थे उन्होंने अपना क्या दिया, तर्क दिया कि भाई माल्थस सही बोला था लेकिन इसका उपाय गलत है, और उपाय क्या होना चाहिए, कृत्रिम नियंत्रण। ये उपाय करो जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और कुछ नहीं। यही है थ्योरी आपका क्या, माल्थसवाद और नौ माल्थसवाद। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस सिद्धांत के तहत माल्थस क्या बोलता है कि माल्थस का कहना है कि भाई जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामिति फॉर्म में होती है, मीन्स 2, 4, 8, 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से होती है। लेकिन खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में जो वृद्धि है, वह वृद्धि जो होता है अंकगणितीय के आधार पे होता है। और जैसे ही जनसंख्या वृद्धि होती रही तो इस समय आने पर क्या होगा, विश्व में भूखमरी की संकट उत्पन्न होगी। इसलिए इस संकट से बचने के लिए उन्होंने उपाय बताया। और इसका उपाय क्या था, तो इसका उपाय था क्या, नैतिक नियंत्रण, और दूसरी तरफ क्या, प्रकृति नियंत्रण। बोला या तो मनुष्य को खुद को नैतिक रूप से नियंत्रण करना पड़ेगा, अगर मनुष्य नियंत्रित नहीं कर पाया तो फिर क्या करेगी, प्रकृति नियंत्रण करेगी। और प्रकृति नियंत्रित कैसे करेगी, तो प्रलय, आपदा, ये सब आएगा, भूखमरी, अकाल, ये सब आएगा, तो प्रकृति क्या कर देगी, स्वयं जनसंख्या को नियंत्रित कर देगी। तो प्रकृति नियंत्रित करे उससे पहले क्या करो, आप स्व नियंत्रण करो। बात के समय में विद्वानों ने क्या बोला, बोला कि माल्थस का तर्क तो सही है जो जनसंख्या वृद्धि का है,
लेकिन इनके द्वारा जो उपाय दिया गया है ये उपाय गलत है, और नौ माल्थसवाद के तहत जो उपाय बताया गया वो क्या था? कृत्रिम नियंत्रण। इन्होंने बोला कि भाई मानव स्वभाव ऐसा है कि नैतिक नियंत्रण उससे नहीं हो पाएगा, इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? कृत्रिम उपाय अपनाना चाहिए। और कृत्रिम उपाय के अंतर्गत मैं क्या बोल रहा हूं? परिवार नियोजन के लिए जितने भी उपाय अपनाए जाते हैं। ये आपका क्या हो गया? माल्थसवाद और नौ माल्थसवाद का सिद्धांत। बात क्लियर हो रहा है? समझ रहे हो? जिनके पास नोट्स होगा उनके लिए तो दिक्कत नहीं होगा, जिनके पास नहीं होगा उनको इसी बातों को लिखना पड़ेगा मेरे पढ़ाते पढ़ाते साथ आप लोग को सेंटेंस के फॉर्म में। सभी का क्लियर हुआ ना जी? माल्थस और नौ माल्थसवाद। तो अभी हमने क्या देखा? एक सिद्धांत देखा, जनसंख्या लाभांश का सिद्धांत, जो क्या बोल दिया भाई? जनसंख्या की संरचना प्रभावित करती है, इस हिसाब से भारत की बात किए। दूसरा हमने क्या बोला? माल्थसवाद का सिद्धांत, है ना, और नौ माल्थसवाद का सिद्धांत। अब आता है आपका क्या? जनसंख्या अनुकूलतम का सिद्धांत। अब ये जनसंख्या अनुकूलतम का सिद्धांत क्या है इसको थोड़ा समझो। ये थ्योरी क्या बोलता है? इस थ्योरी का कहना है, इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जनसंख्या की वृद्धि, ये फिगर बना लेना आप लोग। इस तरफ मैं जनसंख्या को शो कर रहा हूं, डायग्राम बना लीजिएगा जी। चलिए, जनसंख्या अनुकूलतम का सिद्धांत के तहत इस डायग्राम से समझेंगे थोड़ा सा इसको। देखो इस डायग्राम में मैं क्या बनाया हूं? एक्स एक्सिस पे वृद्धि दर है, विकास, इसको दर्शा रहे हैं, विकास को या वृद्धि दर को। वाई एक्सिस पे हम क्या दर्शा रहे हैं? जनसंख्या। इधर से ठीक, यहाँ पर मैं एक कर्व बनाया हूं जो जनसंख्या की वृद्धि को दिखा रहा है, आगे बढ़ रहा है करके, ठीक है, ये जनसंख्या की वृद्धि को दिखा रहा है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है इस सिद्धांत के तहत? अब समझना थोड़ा सा। इस सिद्धांत में बोला जा रहा है ये जो अनुकूल है ना, अनुकूल जो शब्द है यही थ्योरी का क्रक्स है, यही मात्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द ये सिद्धांत घूमता है। सिंपल सा बात बोला जाता है कि बोला गया कि भाई किसी जनसंख्या की वृद्धि एक निश्चित बिंदु तक या एक अनुकूल बिंदु तक जनसंख्या वृद्धि उस देश के विकास में क्या करता है? सकारात्मक योगदान देता है। मतलब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो एक निश्चित सीमा तक, और उस सीमा को क्या बोल दिया गया? ऑप्टिमम पॉइंट, अनुकूल बिंदु। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक निश्चित सीमा तक अगर क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रही है तो वह उस देश के विकास में क्या करता है? सहायक होता है या सकारात्मक रूप से योगदान देता है। मतलब यहाँ पर देखो, इसलिए मैं लिखा हूं पॉपुलेशन बढ़ रहा है मीन्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद यदि जनसंख्या बढ़ती रहती है तो एक निश्चित सीमा के बाद उस जनसंख्या की संख्या या वह जनसंख्या वृद्धि उस देश के विकास में क्या करता है? नकारात्मक योगदान देता है, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब एक सीमा तक जनसंख्या वृद्धि सही है, और उस लिमिट को क्या बोला जा रहा है? अनुकूल बिंदु। कि अनुकूल बिंदु तक, ऑप्टिमम पॉइंट तक एक लिमिट होता है, उस बिंदु तक जनसंख्या क्या है? जनसंख्या का वृद्धि होना सही है। क्यों? क्योंकि वह जनसंख्या वृद्धि उस देश के विकास में सकारात्मक योगदान देता है। लेकिन यदि जनसंख्या की वृद्धि उस निश्चित सीमा को, उस अनुकूल बिंदु को पार कर लेती है, तब यह जनसंख्या वृद्धि उस देश के विकास में क्या करती है?
नकारात्मक रूप से योगदान देने लगती है। और इस जनसंख्या अनुकूलतम थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना के जो पॉपुलेशन है वो इस अनुकूल बिंदु को पार कर चुकी है। बात समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? इस वाले जो जनसंख्या अनुकूलतम का सिद्धांत, तो यहाँ कुछ नहीं बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि भाई जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश के लिए सही भी है गलत भी है। सही कब तक है? एक निश्चित बिंदु तक, जिसे बोला गया अनुकूल बिंदु। तो उस अनुकूल बिंदु तक यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो वह उस देश के विकास में क्या करती है? सकारात्मक योगदान देती है, उसके विकास को बढ़ाती है। लेकिन जहां पर जनसंख्या वृद्धि उस अनुकूल बिंदु को क्रॉस कर लेती है तो यहां से उस देश का विकास क्या होता है? कम होने लगता है। इसको ग्रोथ लाइन करके दर्शाओ, ये ग्रोथ लाइन है, ठीक है। तो इसी चीज को दर्शाया जा रहा है कि एक निश्चित सीमा तक, तो अनुकूल बिंदु आपका क्या हो जा रहा है? ये वाला पॉइंट। तो अनुकूल सीमा तक जनसंख्या वृद्धि सही है। बात समझ रहे हो आप लोग यहां से जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मतलब एक निश्चित सीमा तक सही है जनसंख्या में वृद्धि। वो क्या करेगा? पॉपुलेशन, ये जो मैं साइन लिखा हुआ आपका, जनसंख्या समानुपाती क्या? विकास करके, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो विकास भी बढ़ रहा है। लेकिन ये कहां तक होगा? एक अनुकूल बिंदु तक। इस अनुकूल बिंदु के बाद यदि जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारा ये जो ग्रोथ लाइन है ये फिर से नीचे आने लगेगा, डाउन होने लगेगा। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए भारत कहां पास है, तो भारत की ऑप्टिमम पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है। समझ में आया ये थ्योरी आप लोगों को? आप लोग ना ग्रुप में मैसेज करके बोला करो कि ये वीडियो अटक रहा है करके, है ना। ग्रुप में भी ये बात तो बोला करो। एक्चुअली क्या है ना, मैं इस बात को बोल चुका हूँ, इन्फॉर्म किया हूँ कि भाई नेटवर्क सही नहीं होता, थोड़ा इसको ठीक करो करके, क्लासेस बीच में डिस्टर्ब होता है करके, है ना। चलिए, तो ये वाला थ्योरी आप लोग को समझ में आया, ऑप्टिमम पॉइंट वाला। हाँ, भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति इसमें यहाँ पर लिखो ना, लिख दिया हूँ इंडिया और चाइना दोनों की। तो इंडिया और दोनों चाइना इस स्थिति, इस पोजीशन पे है। मतलब भारत और चाइना की जनसंख्या इस सिद्धांत के अनुसार अनुकूल बिंदु को पार कर चुकी है। इस ऑप्टिमम पॉइंट को भारत की जनसंख्या क्रॉस कर चुकी है। तो भारत की जनसंख्या में अब जो वृद्धि हो रही है, यह क्या हो रहा है? उसके विकास पर नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है भारत की जनसंख्या को। तो आपका ये वाला चीज क्लियर हुआ? ये थ्योरी क्लियर हुआ या फिर से एक बार समझाओ इसको, आगे बढ़ा जाए? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? जिनको समझ में नहीं आया होगा उनके लिए फिर से एक बार बोल रहा हूं कि क्या, एक निश्चित बिंदु तक, और इस निश्चित बिंदु को बोला गया है क्या? अनुकूल बिंदु, ऑप्टिमम पॉइंट। एक निश्चित बिंदु तक क्या है? जनसंख्या वृद्धि उस देश के विकास में सकारात्मक योगदान देती है। और जहां ये जनसंख्या वृद्धि इस ऑप्टिमम पॉइंट को, अनुकूल बिंदु को या एक निश्चित बिंदु को पार कर लेती है, उसके बाद यह जनसंख्या वृद्धि उस देश के विकास पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत और चाइना की जनसंख्या इस ऑप्टिमम पॉइंट को, अनुकूल बिंदु को क्रॉस कर चुकी है। बस इतना ही है, ये ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो रिपीट हो गया है ना दीपक सोनहर? ओके, अब आगे बढ़ू मैं। एक थ्योरी और बचा, उसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा थ्योरी है लेकिन अब जो पढ़ेंगे, चलिए अब जो हमारा थ्योरी स्टार्ट हो रहा है ये है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। तो देखो ये थ्योरी क्या बोलता है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। तो ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत
के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की 4 अवस्था होती है। विकास की 4 अवस्था। अब समझना इसको। एक को बोला जाता है पूर्व औद्योगिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज। दूसरे को बोला जाता है औद्योगिक समाज। विकास की 4 अवस्था। तो पहला मैं क्या बोल रहा हूं, पूर्व औद्योगिक समाज की अवस्था या पूर्व औद्योगिक अवस्था, मतलब जब उद्योग वगैरह नहीं लगे थे उस टाइम का सोसाइटी। उसके बाद क्या उद्योग वगैरह स्टैब्लिश हो गए, उसकी सोसाइटी, उस अवस्था की सोसाइटी। नेक्स्ट स्टेज जो आ रहा है वो उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज, इसको मैं यहां पर औद्योगिक को थोड़ा सा मिटा रहा हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहे हैं। उत्तर औद्योगिक समाज। और लास्ट है आपका क्या, आधुनिक औद्योगिक समाज। मतलब विकास की दृष्टि से विकास और जनसंख्या की अगर तुलना किया जाए तो विकास को ना 4 अवस्था में बांटा गया है इस सिद्धांत के अनुसार। और प्रत्येक अवस्था में जनसंख्या क्या होता है, संक्रमित होते जाता है, जनसंख्या की संरचना में चेंजेस होते जाता है। तो ये मैं लिखा कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास को 4 अवस्था में विभाजित किया गया या विकास की 4 अवस्था माना गया है और बोला गया है कि प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन होते जाता है। अब इसको समझेंगे कैसा परिवर्तन होता है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। इस सिद्धांत ने क्या बोला, सोसाइटी को या विकास को, जैसे जैसे विकास होते गया है सोसाइटी का, तो विकास के आधार पर इस समाज को 4 अवस्था में बांट दिया गया है या 4 अवस्था माना गया है। दोनों एक ही बात है, बांटा गया है या माना गया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ना। अब आधुनिक समय में कई कई बुक में 5 अवस्था भी लिख दिया जाता है कि कहीं कहीं इसको 5 अवस्था भी लिख देगा, ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आप 4 अवस्था में इसको याद रखो कि क्या मैं बोला, विकास के अनुसार 4 अवस्था माना गया है। एक को बोला गया पूर्व औद्योगिक समाज, दूसरे को क्या बोला गया, औद्योगिक समाज, तीसरे को क्या बोला, उत्तर औद्योगिक समाज, और चौथे को बोला गया आधुनिक औद्योगिक समाज। अब यहां पर देखो जनसंख्या में होता क्या है। तो यह जो पूर्व औद्योगिक समाज होता है, यहां पर जो होता है, यहां पर क्या होता है, तो बोला गया ये जो हमारा पूर्व औद्योगिक समाज है, यहां पर समाज में क्या होता है, 2 चीजें होती है। हमारा बर्थ रेट जो होता है वो ज्यादा होता है और हमारा जो डेथ रेट होता है वह भी ज्यादा होता है। पहला सिचुएशन क्या बोला जा रहा है, बर्थ रेट जो जन्म दर होता है वह ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जन्म दर ज्यादा होने के साथ साथ मृत्यु दर भी ज्यादा होती है इस अवस्था में। और इन दोनों का परिणाम निकलता है कि हमारा जो जनसंख्या होता है तो जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। इन दोनों का परिणाम क्या निकलता है, तो जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या बोला, ये जो पहली अवस्था होती है, इस अवस्था में यदि जनसंख्या की बात किए तो इस अवस्था में क्या होता है, जन्म दर ज्यादा होता है सोसाइटी में, है ना। और दूसरी तरफ क्या, डेथ रेट भी ज्यादा होता है, मृत्यु दर भी। जितने लोग जन्म लेते हैं जितना ज्यादा, उतने ही ज्यादा लोग मरते भी हैं। तो ज्यादा भी होते हैं और मरते भी ज्यादा है, जन्म भी ज्यादा लेते हैं, तो दोनों इक्वल बैलेंस हो जाता है। तो जनसंख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है, ठीक। तो अब बात आती है कि जनसंख्या में जन्म दर ज्यादा क्यों होता है और मृत्यु दर ज्यादा क्यों होता है, ठीक है। इसी को समझो, फिर इसी से रिलेटेड है सब।
यहाँ जो फैक्टर, जो कारण उभर के आएंगे, मोस्टली सब उसी से रिलेटेड ये तीनों चरण रहेगा। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत में पहला जो चरण हम बता रहे हैं, ये फर्स्ट फेज जो है, बर्थ रेट क्यों ज्यादा है और डेथ रेट क्यों ज्यादा है, यही मिलता जुलता अब यहाँ सामने भी आपको दिखेगा। तो मैं क्या बोला, पहली अवस्था में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक रहती है, जिसकी वजह से जनसंख्या क्या होता है, स्थिर होता है। अब कारण क्या है, तो बर्थ रेट ज्यादा होने का कारण क्या है, तो बोला गया बर्थ रेट। अब आप ही सोचो, औद्योगिक समाज से पूर्व जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, सब लोग क्या होते, कृषि पर ही निर्भर थे। उस समय ऐसा क्या कारण रहा होगा, आज से आप बहुत पीछे चले जाओ, 50 60 70 80 साल पहले, क्या कारण रहा होगा कि जन्म दर ज्यादा थी। तो जन्म दर ज्यादा, पहला कारण बच्चों को भगवान का रूप मानना। आज क्या होता है, अगर प्रेग्नेंट हो गई कोई लेडी तो वो क्या करती है, अरे भाई वो अपने मर्जी से डिसाइड करती है कि मैं बच्चा लेना है या नहीं लेना है। नहीं लेना है तो चलो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन पहले प्रेग्नेंट हो गए तो हाँ भगवान का दिया है, क्या है, गिफ्ट है, और आ रहे हैं। मतलब हमारी जो सोसाइटी थी वो क्या थी, रूढ़िवादी सोसाइटी थी। क्या थी, रूढ़िवादी सोसाइटी, बोल सकते हैं बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, रूढ़िवादी सोसाइटी थी जो क्या मानते थे, बच्चों को भगवान का देन मानते थे। तो रूढ़िवादी समाज, रूढ़िवादी क्या था, समाज था। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कारण था, देखो ऐसा नहीं, रूढ़िवादी समाज को हम किसमें मान रहे हैं, रूढ़िवादी समाज में दूसरा पूछा आएगा। ये जो मैं आप लोग को बताया क्या, कि क्या होना, बच्चे को भगवान का रूप मानना, वो रूढ़िवादी में भी आ रहा है। इसके लिए हम मानेंगे अशिक्षा, अशिक्षा। ठीक, रूढ़िवादी सोसाइटी, अशिक्षा, और इस रूढ़िवादी समाज में हम बोल सकते हैं क्या, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा, या इसको अलग से लिख लो आप, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा, इसमें आ रहा है, वो शामिल हो रहा है। मतलब एक होता था ना कि भाई पुरुष क्या है, पुत्र क्या करता है, वंश से चलाता है हमारा। तो जब तक पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक क्या करो, बच्चा लेते रहो, चाहे 5 लड़की का जन्म हो जाए, 6 लड़की का जन्म हो जाए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको करंट सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। हालांकि अब शिक्षा का स्तर अब अच्छा खासा हो चुका है। अब आपको ऐसा चीज बहुत एकदम, मतलब बहुत कम केस ऐसा है वर्तमान समय में कि ये चीज अब देखने को नहीं मिलता। इक्का दुक्का केस दिखेगा, लेकिन पहले का आप देखोगे, आज से आप 10 15 साल 20 साल पहले का जाओ तो आपको यही देखने को मिलेगा, अरे बच्चा लड़का नहीं हो रहा है तो और लड़की और ले लो करके 4 5 6 तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा, तो पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा जो है उसको मैं एक और पॉइंट लूंगा, उसको मैं पॉइंट बना रहा हूं क्या, श्रम बल के कारण। तो पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा था, यह भी एक कारण था, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा। तो पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा इन द सेंस क्या, 2 रीजन में, एक तो क्या, श्रम बल के कारण, और दूसरा क्या, वंश के कारण। तो ये कुछ रीजन थे जिसके वजह से क्या हो रहा था, उस दौरान बर्थ रेट ज्यादा रहता है। तो रूढ़िवादी समाज रहता है, अशिक्षा रहता है, और साथ में क्या, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा बनी रहती है। बात क्लियर हो रहा है, इसके कारण बर्थ रेट ज्यादा होता है। डेथ रेट क्यों ज्यादा होता है, तो भाई डेथ रेट ज्यादा होने के कारण क्या, खाद्य पदार्थ की अनुपलब्धता, खाद्य की अनुपलब्धता। आपने सुना होगा, देखा तो अभी तक नहीं है हमारा जनरेशन ने, 90 डिकेट वाले, 90 ऊपर वाले तो पढ़ भी नहीं रहे होंगे। तो 90 डिकेट के जो बाद के लोग हैं, या 90 डिकेट वाले जो हैं, उन लोगों ने अभी तक ये चीज नहीं देखा होगा, अकाल महामारी क्या होता है। उससे के पहले ही आपके बुजुर्गों से पूछ के देखिएगा, मम्मी पापा से, अकाल क्या देश में आया था, आया था। जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, वो उसी लिए दिया गया था। उस समय देश हमारा क्या हो गया था, एक तो उत्पादन ही नहीं हो रहा था देश में, अकाल की स्थिति थी, और वो भी खराब क्वालिटी का देना चालू कर दिया। और तीसरा कान का 1965 में, तो शास्त्री जी ने बोला कि नहीं भाई, एक तो जवान क्या कर रहे हैं, बाहर रक्षा कर रहे हैं, और हम बोलते हैं कि शास्त्री जी के एक जुबान पे पूरे देशवासियों ने व्रत रखना चालू कर दिया था कि सप्ताह में एक दिन क्या रखेंगे, व्रत रखेंगे करके। और फिर उसी दौरान फिर क्या हुआ, भारत में
हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो एक दौर था जब भारत में क्या होता था, अकाल महामारी, तो वो स्थिति होती है कि क्या, खाद्य की अनुपलब्धता। तो एक कारण खाद्य की अनुपलब्धता, और दूसरा कारण मैं क्या बोल रहा हूं, डेथ रेट का ज्यादा होना, तो स्वास्थ्य सुविधा की कमी। स्वास्थ्य सुविधा, अरे आज तो है ना कि भाई सांप काट लिया तो क्या करो, चलो भाई हॉस्पिटल जाओ, इंजेक्शन पड़ा हुआ है तुरंत, बस आपको सांप काटा, आप अगल बगल का कोई भी आपका जो सीएचई होगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहां पहुंच जाओ, आपको तुरंत इंजेक्शन लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब सांप काट दिया तो वहां गोबर लगा रहे हो या कुछ और कर रहे हो। तो पहले क्या था, अंधविश्वास वगैरह था, या रूढ़िवादी सोसाइटी भी बोल सकते हो आप, यहाँ पर अंधविश्वास वगैरह ज्यादा था, या फिर स्वास्थ्य सुविधा कम था। तो ये तो कारण थे मुख्यतः, जिसके कारण क्या हो रहा था, डेथ रेट भी अधिक था। जितने लोग जन्म हो रहे थे उतने ही ज्यादा लोग क्या हो रहे थे, मर रहे। थोड़ा सा भी फीवर वीवर आता था, लोग मर जाते थे। अचानक से ना ये लू का ना पूरा लहर चलता था, दस्त होता था लोगों को कंटिन्यू, लोग मर जाते थे, एक एक गांव में कई कई लोग मरते थे। आज से जस्ट 40-50 साल पहले का ये समय है, 1960-70 के समय ऐसा होता था हमारे देश में। आप अपने फादर लोग से पूछ के देखिएगा, ये सब बताएंगे उन लोग। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो कुछ कारण थे जिसके वजह से क्या हो रहा था, बर्थ रेट भी अधिक था और डेथ रेट भी अधिक था। मतलब जो पूर्व औद्योगिक समाज होता है, उस समाज में क्या होता है, उस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होता है, और इस दौरान क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। इस संक्रमण, इस सिद्धांत का कहना है, इस थ्योरी का कहना, सही बात भी है ना, प्रैक्टिकली है, सही है। क्या बोला जा रहा है कि दोनों ज्यादा होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होता है, इसलिए जनसंख्या स्थिर बने रहती है इस अवस्था में। और जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, और जनसंख्या जन्म दर वृद्धि के क्या कारण है और मृत्यु दर में वृद्धि के क्या कारण है, उसको भी बढ़िया डिफाइन करता है कि भाई ये कारण है। रूढ़िवादी समाज होना, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा होना वंश के लिए, और साथ में क्या, ये मानना श्रम बल के लिए, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जितना ज्यादा पुरुष होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पैसा संपत्ति घर में आएगा, मेहनत करेंगे। अगर प्रेग्नेंट हो गए तो भाई ये क्या है, भगवान की देन, फर्टिलिटी बने रहती थी। तो इस तरीके से क्या हो गया, पूरा जन्म दर बढ़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, खाद्य की अनुपलब्धता, और साथ में क्या, स्वास्थ्य सुविधा की कमी होना। ये दोनों कारण थे जिसकी वजह से क्या होता था, डेथ रेट भी ज्यादा था, और फाइनली क्या होता था, जनसंख्या स्थिर बनी रही। बात समझ में आया, ये चरण, ये बात समझ में आया। तो परिणाम क्या निकल रहा है, जनसंख्या स्थिर होती है, इतना याद रखना इस फेस में, और कारण भी समझ में आ रहा है। अब देखो, अब मैं आपको ले जा रहा हूं क्या, दूसरा फेस। अब दूसरा फेस में ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आ रहा है आपका क्या, पहला मैं बताया क्या, पूर्व औद्योगिक समाज। तो पूर्व औद्योगिक समाज को हमने देखा, और पूर्व औद्योगिक समाज ने बोल दिया भाई कि मैं क्या, बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। इन दोनों के कारण परिणाम क्या हो रहा है, जनसंख्या स्थिर है। चलो इस बात को हमने देखा, जनसंख्या क्या है, स्थिर है। अब ये जो औद्योगिक समाज होता है, सेकंड फेज, औद्योगिक समाज, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। यह जो औद्योगिक समाज होता है, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बर्थ रेट तो अधिक होता ही है, लेकिन दूसरी तरफ डेथ रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, बर्थ रेट अधिक होता है, जन्म दर अधिक होती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जाता है, मृत्यु दर कम हो जाता है। तो मृत्यु दर कम होने के क्या कारण है, तो सिंपल सी बात, औद्योगिक समाज आ गया। तो अब क्या हो गया, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता है, अब भूखमरी गरीबी सब नहीं आ रही है, लोग भूखे नहीं मर, आज हो चुकी है, हरित क्रांति हो चुका है देश में, सब जगह अनाज उपलब्ध है, नहर बना दिया गया है जगह जगह, जाओ भाई पानी की कमी मत हो, कहीं पर सूखा मत आए करके, अनाज फसल हो करके अच्छे से। उद्योगों की भी स्थापना हो चुकी है, तो खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, और साथ में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधा भी है। पहले नहीं था, अब क्या है, स्वास्थ्य सुविधा भी मौजूद है। तो स्वास्थ्य सुविधा का भी उपलब्ध होना, तो इन दोनों के कारण
स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, इन दोनों के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु दर में कमी आ जाती है। अब लोग भूखमरी, अकाल या कोई बीमारी से, छोटे मोटे बीमारी से नहीं मर रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि भाई औद्योगिक सोसाइटी हो चुका है, खाद्य पदार्थ हर जगह मौजूद है और हर जगह क्या है, मेडिकल फैसिलिटी भी मौजूद है। इसलिए क्या होता है, डेथ रेट कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे औद्योगिक समाज में भी क्या होता है, रूढ़िवादी समाज बना रहता है। लोगों की मानसिकता बदलना ना जनरेशन लग जाता है। मैं बार बार बोला हूं क्लास में, मानसिकता नहीं बदलती, कई जनरेशन लगेगा मानसिकता बदलने में, पीढ़ियां गुजर जाती तब जाके मानसिकता बदलता है। ठीक है, तो रूढ़िवादी सोसाइटी अभी भी बनी रहती है। समाज का होना मीन्स क्या, अभी भी पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा बनी। इस दौरान भी क्या होता है, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा रहती है और साथ में श्रम बल के कारण भी पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा रहती है और वंश के नाम से भी। तो वंश और श्रम बल, इन दोनों के नाम से पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा बनी रहती है सोसाइटी में। इसलिए क्या होता है, कंटिन्यू बर्थ रेट भी बढ़ रहा है। मतलब रूढ़िवादी सोसाइटी में तीनों आ रहा है क्या, एक तो श्रम बल के कारण और दूसरा क्या, वंश। इस दोनों के कारण क्या, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा, और तीसरा क्या, भगवान की देन मानना। तो इसमें क्या होता है, बर्थ रेट अधिक हो जाता है, डेथ रेट कम। तो इसका परिणाम क्या होता है, तो इसका परिणाम होता है जनसंख्या विस्फोट। क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। जनसंख्या में क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। एकदम सडनली क्या होती है, देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। भारत में ऐसा हुआ है। सब पढ़ने के बाद भारत में देखेंगे, भारत कब कब किस किस में रहा है, इसकी बात करेंगे इसमें। तो मैं क्या बोला, स्थिति कौन सी हो जाती है, जनसंख्या विस्फोट की। मर्द तो बहुत कम लोग रहे हैं और वृद्धि जन्म बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू बर्थ होते ही जा रहा है। तो सडनली क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, जनसंख्या वृद्धि हो जाता है। बात समझ रहे हो? इतना समझ में आया सेकंड फेज? वैसे ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, एक ही पेज में इसको बनाना था, आप लोग एक ही पेज में बनाइएगा, ठीक है? मैं अपने लिए स्पेस ले रहा हूं अलग से, है ना? चलिए, तो ये क्या हो गया, सेकंड फेज। अब देखो, अब दो फेज बचा। क्या बोला जा रहा है, एक फेज आपका है क्या, उत्तर औद्योगिक समाज और आधुनिक औद्योगिक समाज। अब यहां पर क्या होता है, तो यहां पर देखा, इस दौरान क्या होता है, इस अवस्था में रेट जो होता है, इस अवस्था की अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है, बर्थ रेट में तो कमी आती है। तो जनसंख्या में कमी प्रारंभ होती है, जनसंख्या में कमी। ठीक, और यहां पर क्या होता है इस फेस में, तो इस फेस में भी यही चीज होता है। बर्थ रेट में तो और कमी आ जाती है इसकी तुलना में, और कमी, और डेथ रेट तो और कम ही हो जाता है पूरा। तो इसके वजह से भी क्या होता है, जनसंख्या में कमी। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या में जो कमी आ रही है, ये जनसंख्या में नकारात्मक कमी आती है। जनसंख्या में नकारात्मक कमी। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जनसंख्या विस्फोट हुआ, उसके बाद हर देश में ये होता है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो। तो उसके बाद की जो अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, जनसंख्या में कमी आने लगती है। उत्तर औद्योगिक समाज में लोग शिक्षित हो जाते हैं, रूढ़िवादी समाज खत्म हो जाती है, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा समाप्त हो जाता है। समझ में आ रहे हैं? बच्चे को अब ना इसमें देखा जाता है, किस रूप में, एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। महिला सशक्तिकरण हो जाता है। महिला ये नहीं बोलती कि भाई अब ये नहीं चलेगा कि तुम 4 बच्चे बोलोगे तो 4 बच्चे लेंगे, नहीं, 1 बच्चे लो 2 बच्चे लो, मेरा भी अपना लाइफ है, मैं भी काम करूंगी। बात समझ रहे हो? तो बच्चे को अब एक जिम्मेदारी के तौर पे देखा जाता है।
ना कि भगवान की देन की तौर पे। पहले भगवान की देन है तो आने दो जितना आ रहा है, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, है ना। अब उसके बाद क्या खिलाओगे, क्या पहनाओगे, कैसे उनको पढ़ाओगे, इस चीज अब जो सोसाइटी है वो ये सोच रही है, अरे लेने के तो हम 2 बच्चे ले लेंगे लेकिन उसके परवरिश कैसे करेंगे, वो तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना बच्चे की परवरिश करना। आज ये है ना मेंटलिटी, सोच है ना, ऑब्वियसली ये सबकी है कि बच्चे ले लेंगे लेकिन उनकी परवरिश करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, तो परवरिश को अब बच्चे को जिम्मेदारी के तौर पे देखा जाता है, महिला सशक्तिकरण हो जाता है सोसाइटी में, रूढ़िवादी परंपरा समाप्त हो जाती है, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा समाप्त हो जाती है। यही कारण होता है कि बर्थ रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर बर्थ रेट कम होने का कारण क्या है, तो बोल देना साफ बात, क्या, रूढ़िवादी समाज का समाप्त होना, रूढ़िवादी समाज समाप्त हो जाती है, रूढ़िवादी मानसिकता समाप्त हो जाती है, मानसिकता समाप्त हो गई। साथ में क्या, बच्चे को अब जिम्मेदारी के तौर पे देखा जाता है, बच्चे को जिम्मेदारी के तौर पे देखना, ना कि जिम्मेदारी के तौर पे देखना या रूप में देखना, है ना, जिम्मेदारी के तौर पे देखना। या फिर क्या, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत बड़ा मुद्दा है ना, महिला सशक्तिकरण, ये भी एक बड़ा इश्यू होता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, बर्थ रेट कम हो जाता है, डेथ रेट सेम है आपका। खाद्य पदार्थ की उपलब्धता अच्छी खासी है, मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी खासी है, इसलिए क्या हो जाता है, डेथ रेट और कम रहता है। इन दोनों का परिणाम स्वरूप होता क्या है, जनसंख्या में कमी होना चालू हो जाता है, जनसंख्या कम होने लगता है। बात क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो बात को। यहाँ ना बस अब फैक्टर बदलेगा, फैक्टर चेंज होगा कि क्या कारण है, तो कारण यहाँ बस थोड़ा बदलेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखो ये लास्ट वाला केस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जनसंख्या में नकारात्मक कमी, कमी तो ठीक है लेकिन नकारात्मक कमी की, ऐसा कमी कि देश में श्रम बल ही नहीं बचेगा, है ना। लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर तो लोग, चलो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी थोड़ी क्या हो चुकी है, आधुनिक हो चुकी है ना, सोच थोड़ी आधुनिक हो चुकी है। यहाँ पर ना कुछ ज्यादा ही आधुनिक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जो शादी विवाह ये सब ना पारिवारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं लोग, इतने आधुनिक हो जाते हैं। मतलब क्या बोला जाए, जो पारिवारिक संस्थाएं होती है इससे लोगों का मन टूट जाता है। लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, मेरे को शादी नहीं करना है, अब बच्चे बच्चे नहीं रखना, मैं बिंदास जीना चाहता हूँ। बाप बेटा मिलकर शराब वराब पीना चालू करते हैं, है ना, लिव इन रिलेशन में रहना चालू करते हैं। मतलब कुछ आधुनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच वाले हो जाते हैं सोसाइटी वाले। इसके कारण क्या हो जाता है, अब यहाँ तो हम दो हमारे दो था, अब ये बोलेगा हम दो ही नहीं है और हमारा एक भी नहीं है, ऐसा सिस्टम आ जाता है, ऐसी सोसाइटी आ जाती है। आज के विकसित देशों में ये ट्रेंड डेवलप हो चुका है। भारत 2021 के बाद इसमें प्रवेश कर चुका है, ऐसा माना जाता है इस फेस में। अभी मैं बताऊंगा भारत को लेकर, लेकिन पूरे जितने भी आज के डेवलप कंट्री है वो सभी इस फेस में अभी रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बर्थ रेट कम होने का कारण, तो पारिवारिक संस्थाओं से, पारिवारिक संस्थाओं पर विश्वास कम होना, विश्वास समाप्त होना लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो, समाप्त होना मतलब अरे यार क्या शादी ब्याह करोगे, क्या घर वाली बच्चे रखोगे, हटाओ ना, बिंदास कमाओ खाओ जियो, ऐश करो मस्ती करो, ये वाला सोसाइटी आ जाता है। शादी ब्याह को लोग तवज्जो नहीं देते, सिर्फ मटर गश्ती करना रहता है, ऐसा वाला सोसाइटी आ जाता है। और है भी तो बेटा बाप मिलकर दारू पी, अरे पापा एंजॉय करो ना, बाप भी बोलो लो बेटा दारू पियो करके, ऐसा वाला सोसाइटी होता है। डेवलप कंट्री में है, कल्चर धीरे धीरे बदलता है, सब जगह का ग्लोबलाइजेशन आ चुका है भारत में। भारत में आप देखते हो ना, ये जितना आप बिग बॉस शो देख रहे हो, है ना, ये जितना आप, बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है भारत में, और वेस्टर्न कल्चर है और उसको कोई रोक भी नहीं सकता ना, वो मतलब होना ही होना है, लिखा है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, निजीकरण होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता उसको, वैसे ही वेस्टर्न कल्चर आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। आप खुद नहीं चाहोगे, बोलोगे कि एक भाई सिला सुलाया पैंट शर्ट पहनो, तो नहीं भाई कौन पहनेगा, पैंट चाहिए बढ़िया बढ़िया अच्छा खासा ब्रांड का, मुफ्ती का, या अब जितना भी है आपका लेवाइस वगैरह का कंपनी का। तो ये सब क्या है, वेस्टर्न कल्चर है, दूसरे देश से आ रहा है, जूता चश्मा टोपी। मतलब आपको बोलेगा सिंपल फॉर्मल में रहो, आप खुद नहीं रहोगे। आपको बोलेगा पार्टी वार्टी मत क्या करो, ये हमारे इंडियन कल्चर नहीं, आप नहीं मानोगे।
क्यों? क्योंकि हमारे हैबिट में ये चीज डाल दिया गया है और बचपन से अभी से जो जनरेशन जो टीवी देख रहा है उन सबके में दिमाग में सब घुसता जा रहा है, हिप हॉप कल्चर पूरा। तो वेस्टर्न कल्चर से कोई नहीं बचा सकता भारत को, है ना। अब ये बात अलग है कि गुरुकुल के बोल रहा है कि 2.5-3 लाख लोग हम लोग तैयार कर रहे हैं, प्रतिवर्ष पढ़ा रहे हैं, अब उनकी बात अलग है, कुछ करना चाहे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पारिवारिक संस्थाओं पर विश्वास समाप्त होने लगता है और डेथ रेट का कमी क्या हो ना, सेम कारण। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो बच्चे हो रहे थे हम दो, हमारे दो वाले, लेकिन यहाँ तो हम दो भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। अब बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े ही होंगे, तो कहाँ से श्रम बल आएगा उस देश में। तो ये जो स्थिति होती है, इसलिए मैं लिखा कि जनसंख्या में नकारात्मक कमी, प्लस पॉइंट कमी नहीं, नकारात्मक कमी। तो बात समझ में आया, यह है आपका जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। और जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार विकास की अवस्था के आधार पर समाज को 4 चरण में या 4 अवस्था में बांटा जाता है। इसके अकॉर्डिंग बोला गया, प्रथम अवस्था जो होती है पूर्व औद्योगिक समाज, दूसरी अवस्था होती है औद्योगिक समाज, थर्ड फेज जो होता है वो होता है आपका क्या, उत्तरोत्तर, है ना, या उत्तर औद्योगिक समाज, और फोर्थ अवस्था होती है वो आधुनिक औद्योगिक समाज। जो पूर्व औद्योगिक समाज होता है इसमें बोला गया बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा होता है, इसलिए जनसंख्या स्थिर होती है। सेकंड फेज में बोला गया बर्थ रेट तो ज्यादा होता है लेकिन डेथ रेट क्या हो जाता है, सडनली कम हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति निर्मित होती है, तुरंत जनसंख्या बढ़ जाता है उस पूरे देश में। ठीक है। थर्ड अवस्था में क्या बोला, उत्तर औद्योगिक समाज। यहाँ पर क्या होता है, बर्थ रेट में भी कमी आती है, डेथ रेट तो पहले से कम हो चुका है, तो क्या होता है, जनसंख्या में कमी होने लगती है। और यहाँ पर क्या होता है, आधुनिक समाज में बर्थ रेट में और कमी आ जाती है और डेथ रेट में तो पहले से कम है, तो नकारात्मक कमी होने लगता है। कारण क्या है, शुरू में लोग क्या होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा होती है ना, या पुत्र को या बच्चों को क्या माना जाता है, भगवान का रूप समझा जाता है। तो ये सभी कारण होते हैं जिसकी वजह से बर्थ रेट कंटिन्यू बढ़ा रहता है। दूसरी ओर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता नहीं होती और साथ में क्या, स्वास्थ्य सुविधा भी अनुपलब्ध होती है, इसलिए क्या होता है, डेथ रेट भी बढ़ा रहता है, दोनों मरते रहते हैं, स्थिर रहता है, बैलेंस रहता है जनसंख्या। सेकंड में क्या होता है, बर्थ रेट तो कम हो जाता है क्योंकि खाद की उपलब्धता हो जाती है, स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता हो जाती है, लेकिन बर्थ रेट चूंकि अभी भी हमारा समाज क्या है, रूढ़िवादी है, पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा है, ये माना जा रहा है वंश कौन चलाएगा, पुत्र ही चलाएगा, साथ में श्रम बल को भी लेकर। इसलिए क्या होता है, रूढ़िवादी समाज इसमें भी बना रहता है, तो बर्थ ठीक रहता है लेकिन डेथ रेट कम हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट हो जाती है आराम से। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, उत्तर औद्योगिक समाज। यहाँ पर क्या होता है, रूढ़िवादी समाज की मानसिकता चेंज हो जाती है, लोग शिक्षित हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं भाई, अब बच्चे को भगवान का रूप नहीं, जिम्मेदारी के तौर पे देखा जाएगा, वंश पुत्र चलाएगा, यह अवधारणा समाप्त हो जाती है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तब क्या होता है, फिर बर्थ रेट कम हो जाता है, डेथ रेट तो पहले से कम है, तो यहाँ पर जनसंख्या फिर कम होने लगता है। लास्ट में मैं क्या बोला जा रहा हूँ, आधुनिक औद्योगिक समाज पारिवारिक संस्थाओं से लोगों का मुंह तोड़ जाता है, शादी भी है सब फालतू समझते हैं लोग, जिंदगी को बस खाओ पियो मजे करो, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, शादी ब्याह नहीं करते तो बच्चे ही कहां से पैदा होंगे फिर, मतलब साथ में रहना ही नहीं चाहते एक परिवार की तरह, है ना, वो फैमिली वाला कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। इसलिए क्या होता है, बर्थ रेट में नकारात्मक रूप से कमी होने लगता है, होता ही नहीं, जन्म दर बहुत घट जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ डेथ रेट तो पहले से कम रहता है, तो नकारात्मक रूप से कमी आने लगती है। ये आपका जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। आप लोग को समझ में आया? बात समझ में आया जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत में? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आपका जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत और भारत, तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में 4 अवस्था थी। कितनी अवस्था थी? 4 अवस्था। एक को बोला आपका क्या, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और क्या, चतुर्थ अवस्था। ठीक।
नाम जो मैं लिखा था, पूर्व औद्योगिक समाज, अब पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, पूर्व औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, लास्ट वन क्या, आधुनिक ठीक। भारत के संदर्भ में बोला जाता है 1881 से लेकर 1921 तक क्या बोला जाता है, बात समझना इसको, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। भारत 1881 से लेकर 1921 तक प्रथम अवस्था में था, प्रथम चरण के दौर में था भारत में। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार हम भारत को देख रहे हैं, तो 1881 से लेकर 1921 तक भारत में प्रथम फेज था जनसंख्या संक्रमण का, पूर्व औद्योगिक समाज वाला समझना, ठीक। अब 1921 से लेकर ना 1951 तक को रोक रहे हैं। मैं बताऊंगा कल जब हम लोग पढ़ेंगे प्रवृत्ति करके, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, वहां पर मैं बात करूंगा थोड़ा। हमारा क्या हुआ है, ये 1921 को ना जनसंख्या विभाजक वर्ष बोला जाता है भारत के संदर्भ में, ठीक है। क्यों बोला जाता है कि इसके बाद से ना भारत में जनसंख्या वृद्धि होना चालू हुआ है, लेकिन ये वृद्धि थी ना थोड़ी बहुत हो रही थी, और सडनली अचानक से 1951 से भारत में स्टार्ट हुआ जनसंख्या विस्फोट का दौर, जो रहा 1991 तक। देश हमारा घबरा गया था। ये जनसंख्या वृद्धि 1921 से चालू हो गई थी, इसलिए इस वर्ष को कल मैं बताऊंगा विभाजक वर्ष बोला जाता है। और जनसंख्या वृद्धि का वर्ष या जनसंख्या विस्फोट का वर्ष पूछा जाए तो 1951 बोला जाता है, ठीक है। तो 1951 से, इसलिए 21 से लेकर 51 तक को यहाँ गैप कर रहे हैं। उसका रीजन मैं अभी बोल भी दिया, कल भी बताऊंगा उसको। जनसंख्या वृद्धि का प्रवृत्ति देखेंगे भारत में कल हम लोग, उसकी बात करेंगे, तो ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोला, 51 से लेकर 91 तक भारत क्या था, द्वितीय फेज में था। और बोला गया है कि भारत 1991 से लेकर 2021 तक ये तृतीय फेज में है, और ऐसा माना जाता है कि 2021 के बाद भारत चतुर्थ फेज में पहुंच चुका है। तो हमारे भारत में भी अब वो कल्चर, आधुनिक सोच वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग दिखने चालू हो चुके हैं। तो ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा कि 2021 के बाद जस्ट अभी चालू हो रहा है। इससे पहले इस बुक में आपको लिखा मिलेगा कि ऐसा माना जाता है कि भारत 2021 के बाद जनसंख्या संक्रमण के चौथी अवस्था में पहुंच जाएगा, ऐसा बोला जाता है कि पहुंच जाएगा। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, 2022 हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2021 के बाद भारत क्या हुआ है, चतुर्थ चरण में पहुंच चुका है। तो याद रखिएगा, ये हमारा क्या होगा, जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार भारत की स्थिति। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा देखो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए, और हम लोग को जनसंख्या में पढ़ना जो था सिद्धांत हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हमारा बच गया क्या, वृद्धि की प्रवृत्ति, अवधारणा और जनसंख्या नीति। कल के क्लास में इनकी बात करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। ओके।